हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज बच्चे लास्ट क्लास है हमारी एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर वाले पोर्शन की। आज की क्लास में हमने प्राइमरीली कवर करना है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के बारे में। ये क्लास कल आप लोगों के लेक्चर जो कोर्स आपको वेबसाइट पे एक्सेसिबल है उस कोर्स में भी कल अपलोड हो जाएगी। आज एक्स्ट्रा क्लास आपकी लग रही है तो आज आप देख सकते हैं इसके कंटेंट को। जो पीडीएफ भी है इसकी ये कल आपकी अपलोड हो जाएगी। पुरानी भी जो बैकलॉग पीडीएफ चल रही हैं 2-3 लेक्चर्स की मैंने अपलोड नहीं की हैं, वो बाय टुमारो अपलोड हो जाएंगी। सारी की सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के कंटेक्स्ट में। मिडिवल इंडिया में इस्लाम एंड हिंदुइज़्म दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए उन दोनों की इंटरेक्शंस की वजह से एक सिंक्रेटिक सी मूवमेंट डेवलप होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो भक्ति मूवमेंट है या जो सूफी मूवमेंट है ये सिर्फ इसलिए पैदा हुई क्योंकि इंडिया में हिंदुइज़्म एंड इस्लाम को एग्जिस्ट कर रहे थे। ऑलरेडी साउथ इंडिया में हमने साउथ इंडियन भक्ति के बारे में स्टडी किया है जो कि 7th से 12th सेंचुरीज में फ्लोरिश कर रही थी। उसी साउथ इंडियन भक्ति के इन्फ्लुएंसेस लेटर ऑन नॉर्थ इंडिया में ट्रांसपोर्ट होते हैं। नॉर्थ इंडिया में भी एक मूवमेंट, एक भक्ति मूवमेंट फ्लोरिश करती है। तो इंडिया में इंडिजिनस डेवलपमेंट हो रही थी भक्ति मूवमेंट की। इसी तरह से जब इस्लाम का जन्म होता है 7th सेंचुरी अरेबिया में, उसी टाइम से मतलब एक तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम हो गया, एक तो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम हो गया जो शरिया एंड ऑब्जर्वेंसेस के ऊपर फोकस कर रहा है, एक्सटर्नल फॉर्म के ऊपर फोकस कर रहा है। पैरेलली एक इंटरनल एस्पेक्ट भी डेवलप हो गया था जो डिवोशन से या मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस से गॉड को, अल्लाह को रियलाइज़ करने के कंटेक्स्ट में के ऊपर फोकस कर रहा था, जिसे हम बोलते हैं सूफिज़म। तो भक्ति मूवमेंट एज वेल एज सूफी मूवमेंट ये इंडिया में या हिंदुइज़्म एंड इस्लाम के को एग्जिस्ट करने से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इंडिया में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में, मेडिवल इंडिया में जब हम स्टडी करते हैं तो बिकॉज ऑफ द को एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदुइज़्म एंड इस्लाम साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रहे थे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो ये जो ट्रेंड था थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है, थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। तो इन मूवमेंट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम सूफी मूवमेंट के बारे में देखेंगे एंड देन हम भक्ति मूवमेंट के बारे में देखेंगे। सूफिज़म, पहले तो इस वर्ड के ऊपर ही थोड़ा सी डिस्कशन करते हैं। सूफिज़म ये वर्ड काफ़ी लेट कॉइन किया गया था। ये जो इंटरनल एस्पेक्ट वाली मूवमेंट है ये तो 7th सेंचुरी से ही ऑलमोस्ट चल रही है, लेकिन ये जो वर्ड सूफिज़म है ये लेटर ऑन कॉइन किया गया है। इंग्लिश वर्ड है जो 19th सेंचुरी के अराउंड ब्रिटिश टाइम्स में ये कॉइन किया गया था। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सूफ। ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये सूफ वर्ड से डिराइव किया गया है, विच एक्चुअली मीन्स वूल। इट रेफर टू द वुलन क्लोथ्स वॉर्न बाय द सूफी दरवेश। इसके अलावा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सफ़ा से भी डिराइव किया जा सकता है, हो सकता है, जिसका मीनिंग है प्योरिटी। जो इस्लामिक टेक्स्ट, इस्लामिक लिटरेचर में वर्ड यूज़ किए गया सूफिज़म के लिए, दैट वर्ड इज़ तसव्वुफ। सो इस्लामिक लिटरेचर इसे तसव्वुफ बोलती है। सूफिज़म इंग्लिश लिटरेचर का कॉइन किया गया, बाद में कॉइन किया गया वर्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमने राइज ऑफ सूफिज़म को समझना है, ग्रोथ ऑफ सूफिज़म को समझना है, तो जैसे जैसे एक मटीरियलिस्टिक या फिर एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम डेवलप हो रहा था आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जब कैलिफेट ग्रो कर रही थी, तो उसके अगेंस्ट एक इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम भी ग्रो कर रहा था। ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल टर्न टू अससेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म। उन्होंने क्या किया? दे लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सेल्वेशन थ्रू डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। प्रॉफिट मोहम्मद की एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए इंटेंस डिवोशन, इंटेंस लव फॉर गॉड, जिक्र ऑफ गॉड्स नेम, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड्स नेम, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए डिवाइन कनेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है इस सूफिज़म में। इसमें अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रूह, ये तो हमें पता ही है कि सोल को बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं। कुर्बत या फिर डिवाइन प्रॉक्सिमिटी, जब ऊपर भगवान से लय लगी होती है। इश्क, द डिवाइन लव। फना, खुद फना हो जाना, खुद
एंड सॉन्ग भी है ना, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। सेल्फ एनिहिलेशन, कि खुद को पूरा लाइक एब्जॉल्व करके गॉड में ही डिवाइन उसमें डिवाइन पावर में ही लीन हो जाना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, आप ध्यान में रखिएगा। लव एंड डिवोशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन चीज़ों के ऊपर फोकस है। एंड गॉड को लव करना मतलब गॉड की क्रिएशन को भी लव करना, लव ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर भी फोकस किया जाता है, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी के ऊपर भी फोकस किया जाता है, मैनकाइंड की सर्विस करने के ऊपर भी फोकस किया जाता है। फिर ये जो डिवाइन जो ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, उसके लिए सूफीज मानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए रिगरस डिसिप्लिन, रिगरस एसेटिज्म फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें आपने सूफिज़म के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखनी है। लास्ट लाइन, मतलब एक लाइन में अगर मुझे बताना हो कि मतलब सूफिज़म ट्रेडिशनल इस्लाम से किस तरह से डिफरेंट है, तो उस कंटेक्स्ट में आप ये लाइन ध्यान में रख सकते हैं। वाइल ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स दे एम्फेसाइज द एक्सटर्नल कंडक्ट, किस तरह से इस्लाम को, रिलीजन को अडेयर किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, एक्सटर्नल कंडक्ट के ऊपर फोकस है। सूफीज दे ले एम्फेसिस ऑन इनर प्योरिटी, कि अंदर की आपकी किस तरह से आपका रिलेशन है, किस तरह से आपकी डिवोशन डेवलप हो रही है अल्लाह के प्रति। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आप ग्रोथ ऑफ सूफिज़म के कंटेक्स्ट में ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि सूफिज़म ग्रो कैसे करता है, सूफिज़म एक्सपैंड कैसे करता है, पॉपुलर कैसे होता है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ खानकाज एंड कंसेप्ट ऑफ सिलसिला। खानका होती है वो हॉस्पाइस, वो डेरा आप कह सकते हैं, जहाँ पर सूफ़ी ख्वाजा, सूफ़ी सेंट अपनी प्रीचिंग्स वगैरह देते हैं, जो उनका काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं डेरा है, या उनकी जो मेन उनका प्लेस होता है जहाँ से वो अपनी प्रीचिंग्स वगैरह करते हैं, जहाँ उनके डिसाइपल्स रहते हैं एंड अपना मैसेज देते हैं। वो जो चेन ऑफ टीचर्स एंड सक्सेसर्स बन जाती है, उसे हम बोलते हैं सिलसिला। सिलसिला अदरवाइज ही बोलते हैं चेन को, कि सिलसिला शुरू हो गया, देखा है कि ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, सिलसिला स्टार्ट हो गया कि एक सूफ़ी मास्टर था, एक सूफ़ी पीर था, उनका आगे सक्सेसर है, उनका आगे खलीफा है, सक्सेसर है वो, लाइक देन उनकी डेथ के बाद वो मेन पीर बन जाते हैं, देन उनका आगे सक्सेसर है। तो इस तरह से एक चेन ऑफ पीर मुरीद चली आ रही है, एक सिलसिला चला आ रहा है। तो ये दो डिवाइसेस के थ्रू सूफिज़म स्प्रेड होता है, सूफिज़म एक्सपैंड होता है। तो बाय 11th century सूफिज़म इवॉल्व्ड इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट। Institutionally speaking, Sufis began to organize communities around the hospice या फिर खानका, जहाँ सूफी सेंट अपनी टीचिंग्स देते थे, वो जगह उसे बोलते थे खानका। कंट्रोल्ड बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज शेख इन अरेबिक, या फिर पर्शियन में, जो इंडिया में पर्शियन ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी, हम पीर या मुर्शिद बोलते हैं। अरेबिक के लिए, उनके लिए अरेबिक लैंग्वेज में उनके लिए वर्ड है शेख। शेख दुबई वाले शेख हैं जो, तो शेख, पीर और मुर्शिद। जो डिसाइपल्स होते थे, जो पीर के शिष्य हैं, शागिर्द हैं, उन्हें बोला जाता था मुरीद। पीर मुरीद ट्रेडिशन, ये वर्ड आप ध्यान में रखेंगे। मुरीद इज वर्ड यूज फॉर डिसाइपल्स। एंड इनवेरिएबली जब मुर्शिद की, पीर की डेथ होती थी, तो उसके बाद वो अपना एक सक्सेसर अपॉइंट करते थे। सक्सेसर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था खलीफा। कई बार वर्ड वली भी यूज़ कर दिया जाता था सूफ़ी मास्टर के लिए, कि वली जिसको बहुत वल आते हैं, तो वली वर्ड भी यूज़ कर दिया जाता था। सूफ़ी सिलसिलास मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर ही दी है कि किस तरह से एक चेन ऑफ मास्टर एंड डिसाइपल एंड फ्यूचर सक्सेसर, मास्टर एंड पीर एंड खलीफा डेवलप होती थी। खलीफा इवेंचुअली खुद अपने मास्टर की डेथ के बाद खुद पीर बन जाते थे एंड देन अपना सक्सेसर अपॉइंट करते थे। फिर जब सूफ़ी किसी पीर की डेथ होती थी, तो उनकी जो दरगाह होती थी, उनकी जो टूम श्राइन होती थी, इट ऑल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो खानका है, खानका में ही उनकी श्राइन बनी हुई है, उनकी दरगाह बनी हुई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जिस जगह पर वो प्रीच करते थे, जो उनका खानका है, जो उनका डेरा है, हो सकता है कि उनकी जो दरगाह है, उनकी जो टूम श्राइन है, वो किसी डिफरेंट प्लेस पे सिचुएटेड हो, तो उनकी दरगाह भी स्पेशल इम्पोर्टेंस होल्ड करती है सूफिज़म में। अब क्योंकि माना जाता है कि डेथ के बाद जो सूफ़ी मास्टर थे, वो अल्लाह के साथ उनका मिलाप हो जाता है, लाइक इन अ वेरी सिम्बॉलिक टर्म्स, तो अब वो अल्लाह के ज़्यादा पास हैं।
तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरीज हैं उन्हें भी सेलिब्रेट किया जाता है। डेथ एनिवर्सरीज को बोला जाता है उर्स। लिटरली तो उर्स मैरिज को बोलते हैं, लेकिन मतलब ये उस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि अब डेथ के बाद ये जो रूह है इनकी, सूफी मास्टर की जो रूह थी वो अब अल्लाह के साथ उसका डिवाइन यूनियन हो गया हुआ है, तो इसलिए इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उर्स। तो इसीलिए दरगाह की इंपॉर्टेंस भी है, इसीलिए दरगाह पे पिलग्रिमेज वगैरह भी किया जाता है। टूम ऑफ सूफी सेंट्स के ऊपर पिलग्रिमेज डिवोटीज जाते हैं, अपने लाइक रिस्पेक्ट्स पे करते हैं। पिलग्रिमेज के लिए सूफीज़म में वर्ड यूज़ किया जाता है ज़ियारत। ये आप वर्ड ध्यान में रखेंगे, ज़ियारत इज़ द वर्ड फॉर पिलग्रिमेज। तो इसमें एक तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, ये जो डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनके ऊपर आप फोकस करोगे, या आपको एग्जाम में इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बातें एक तो आप ध्यान में रखेंगे। फिर एक वर्ड जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, वली। वली का प्लूरल है औलिया। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया, अपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आपने सुना होगा, तो उसी का ही वही सिंगुलर प्लूरल ही है, वली औलिया। या इसका लिटरल मीनिंग था फ्रेंड ऑफ गॉड वॉज अ सूफी हु क्लेम्ड प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह। ये अल्लाह के डिवाइन पावर के साथ वो उनका कनेक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके ऊपर अल्लाह की मेहर है, अल्लाह की बरकत है, एंड ही कैन इवन परफॉर्म मिरेकल्स या फिर करामात वगैरह। मिराकल के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है करामात। अब ये टर्म्स सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो करामात परफॉर्म कर सकते हैं, मिराकल्स वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, डिवाइन पावर है उनके पास। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। एक यहाँ पर अब कंसेप्ट आता है बाशरा एंड बेशरा सिलसिलास का। शरा या फिर शरिया के कुछ सिलसिलास, मोस्ट ऑफ द सिलसिलास इन फैक्ट दे कन्फॉर्म्ड टू द इस्लामिक लॉ शरिया। जो तो शरिया को कन्फर्म कर रहे हैं, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली विद इन दी लिमिट्स ऑफ शरिया ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स उन सिलसिलास को बोलते थे बाशरा। इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत मतलब इज्जत के साथ, शरिया के साथ, शरिया के डोमेन में ही जो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थी, कुछ सूफीज़ जो शरिया की बाउंड्रीज़ के बाहर भी अपना मैसेज प्रीच करते थे, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बेशरिया या बेशरा। तो सम मिस्टिक्स इनिशिएटेड मूवमेंट्स बेस्ड ऑन रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल्स, बहुत रेडिकली, सो दैट कि उन्होंने इवन शरिया की अथॉरिटी को भी चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। दे इवन स्कॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ खनका। दे मतलब वो ऐसे दरवेश बन गए, मेंडिकेंट्स बन गए, भटक रहे हैं। जैसे they observed celibacy, they ignored all the rituals and they observed extreme form of asceticism। जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कलंदर, दमादम मस्त कलंदर आप सुनते हैं शायद। तो ये जो सारे सेंट्स हैं, कलंदर, मदारीज या मलंग्स या फिर हैदरीज, ये सारे ये बेशरा सूफीज़ में काउंट किए जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर डेलिब्रेट डिफायंस ऑफ शरिया, डेलिब्रेट डिफायंस ऑफ शरिया, शरिया को इंटेंशनली ये इग्नोर करते थे। दे वर ऑफन रेफर टू एज बेशरा या फिर बेशरिया। अब हम मेन आते हैं सूफीज़म इन इंडिया के ऊपर। कंसेप्चुअल चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, इंडिया में सूफीज़म किस तरह से डेवलप होता है। तो इस टेक्स्ट में सबसे पहले तो आपने इनका नाम ध्यान में रखना है, अल हुजवीरी। ये आगे इनका टाइटल है दाता गंज बख्श। अल हुजवीरी हैड दिस टाइटल ऑफ दाता गंज बख्श। इन्हें हम मानते हैं रिकॉर्ड्स में, जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ही इज़ रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट सूफी ख्वाजा इन इंडिया। ये महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे, मतलब गजनाविड्स के टाइम पे, नॉट एग्जैक्टली अराउंड दैट टाइम, महमूद गजनी की इन्वेजन्स के बाद ये लाहौर के अराउंड सेटल होते हैं 1039 CE के आसपास। 1030 में गजनी की डेथ हुई थी, उसी टाइम के अराउंड ये पंजाब वाले रीजन में आते हैं अफ़गानिस्तान से। तो इन्हें रिगार्ड किया जाता है, इन्हें माना जाता है एज द अर्लीस्ट सूफी सेंट ऑफ इंडिया। अल हुजवीरी, जिनका टाइटल था दाता गंज बख्श, लेटर ऑन वन ऑफ द सन्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी। ये लाहौर में इनकी जो दरगाह होती है उसके ऊपर श्राइन है, उसके ऊपर एक टूम सा भी बनवा देते हैं। तो इनका आप नाम ध्यान में रखेंगे, दाता गंज बख्श अल हुजवीरी। फिर इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर सिलसिला था, द मोस्ट पॉपुलर सूफी सिलसिला इन इंडिया वो चिश्ती सिलसिला, एंड मोस्ट पॉपुलर तो था ये, वन ऑफ द अर्लीस्ट सूफी सिलसिलास भी था।
इंडिया में इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर शरीफ दरगाह आपने नाम सुना हुआ है। तो ये जो अजमेर शरीफ दरगाह है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये घुरिद इन्वेजन्स के टाइम पे इंडिया सेटल होते हैं, जस्ट अराउंड मतलब 1206 के आसपास, 1206 के आसपास ये अजमेर में सेटल होते हैं। काफ़ी इनकी पॉपुलैरिटी होती है, काफ़ी लोग इन्हें विज़िट करते हैं। इनफैक्ट इनकी डेथ के बाद इनकी जो दरगाह थी, इनका जो टूम श्राइन था अजमेर में, इवन टिल टुडे इट इज़ वेरी पॉपुलर। इनका टाइटल आप याद रखेंगे, ही वॉज नोन एज गरीब नवाज, बेनिफैक्टर ऑफ द पुअर। गरीब नवाज वॉज द टाइटल ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। उसके बाद दिल्ली सल्तनत वाले काफ़ी सारे सुल्तान जिन्हें विज़िट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक भी इनकी दरगाह को विज़िट करता है, अकबर इनकी दरगाह को विज़िट करता है। तो काफ़ी हमारे पास हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं जब दिल्ली बेस्ड रूलर्स शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को विज़िट करते हैं, उसे पेट्रोनेज देते हैं। Some of the other walis, other Sufi saints of this सिलसिला, they include ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम याद आया इनका? इन्हीं के नाम के ऊपर कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा गया। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं रखी गई है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि सूफ़ी चिश्ती सिलसिला के एक वली थे, उनके नाम के ऊपर कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार है। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, बाबा फरीद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पंजाब वाले रीजन में ये एक्टिव थे। अजोधन पाकिस्तान में इनका बर्थ हुआ था, इस रीजन में ये प्रीच करते थे। पंजाब में फरीदकोट, द सिटी ऑफ फरीदकोट इज़ नेम्ड आफ्टर शेख फरीदुद्दीन या फिर बाबा फरीद। इनकी कंपोजिशंस गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इंक्लूडेड हैं। द होली बुक ऑफ सिक्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी इनकी कंपोजिशंस इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट इनकी जो राइटिंग्स हैं ये हमारे पास अर्लीस्ट सर्वाइविंग, वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एविडेंस ऑफ पंजाबी लिटरेचर है। ये फारसी स्क्रिप्ट, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखते थे, जो पंजाबी गुरमुखी स्क्रिप्ट में है, जो आज की डेट में इंडियन पंजाब में यूज़ की जाती है, वो तो सिखिज़म के साथ ही डेवलप होती है। सेकंड सिख गुरु गुरु अंगद देव जी डेवलप करते हैं गुरमुखी स्क्रिप्ट। उससे पहले लेकिन फारसी स्क्रिप्ट में भी, पर्शियन स्क्रिप्ट में भी गुरमुखी पंजाबी लैंग्वेज लिखी जाती थी। तो इनकी जो कंपोजिशंस हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ पंजाबी लिटरेचर है हमारे पास। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह दिल्ली में आप सबको मालूम ही होगा आई गेस। काफ़ी फेमस सूफ़ी सेंट रहे हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इस टाइम पे ये काफ़ी प्रोमिनेंस में रहे हैं। घियासुद्दीन तुगलक के साथ थोड़े से इनके प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इनके फ्रेंडली रिलेशंस थे। देन शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये भी काफ़ी फेमस चिश्ती सिलसिला के सूफ़ी सेंट थे। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली एक कुछ टाइम, मतलब ये तो ऑलमोस्ट सीक्वेंस में ही हैं ये सारे सूफ़ी सेंट्स। इसके अलावा अकबर के टाइम के सूफ़ी सेंट को आप जानते हैं सलीम चिश्ती, ख्वाजा सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह फ़तेहपुर सीकरी में है, जिनकी ब्लेसिंग्स के साथ अकबर को बेटा पैदा हुआ था सलीम, जो कि फ्यूचर जहांगीर है। तो ये सारे चिश्ती सिलसिला के सूफ़ी सेंट्स हैं। जो चिश्ती सिलसिला के जो सूफ़ी सेंट्स हैं वो इन जनरल ही काफ़ी एक सिंपल सी लाइफस्टाइल में यकीन रखते थे। ज़्यादा ऑस्टेंटेशियस, ज़्यादा लाइक अमीर या इस तरह की शो ऑफ में यकीन नहीं रखते थे। इनफैक्ट जो मुग़ल या फिर दिल्ली सुल्तान्स, जो दिल्ली बेस्ड रूलर्स थे, वो इन्हें कोई गिफ्ट्स वगैरह भी देते थे, वो भी वो रेयरली ही एक्सेप्ट करते थे, कर लेते थे। अगर मतलब कुछ इस तरह का, इस नेचर का गिफ्ट है कि किसी को आगे दिया जा सकता है, किसी का भला हो सकता है उस गिफ्ट से, उस नेचर के गिफ्ट एक्सेप्ट कर भी लेते थे। लेकिन पर्सनल एक्यूमुलेशन के लिए ऐसे कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं एक्सेप्ट करते थे। जागीर्स नहीं एक्सेप्ट करते थे, इक्तास वगैरह नहीं एक्सेप्ट करते थे, या कोई ऑफिसेस उलेमा जैसे कोई रिलीजियस अथॉरिटी देनी है, रिलीजियस ऑफिस है, तो ये ऑफिसेस वगैरह स्टेट की एम्प्लॉयमेंट नहीं एक्सेप्ट करते थे, स्टेट से थोड़ी सी दूरी बना के रखते थे। ये चिश्ती सिलसिला वालों के केस में मैं बोल रहा हूँ। बाकी सिलसिला में ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाए। जैसे इवेंचुअली हम करेंगे सुहरावर्दी सिलसिला के बारे में। सुहरावर्दी सिलसिला के जो सूफी वलीस थे वो स्टेट से गिफ्ट भी ले लेते थे, स्टेट से जागीरें भी ले लेते थे, स्टेट की एम्प्लॉयमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते थे। तो हर सिलसिला का अपना अपना हिसाब था। चिश्तीज़ ऐसा नहीं करते थे। इनफैक्ट चिश्तीज़ ने कुछ इनोवेशंस वगैरह भी इंट्रोड्यूस की। जैसे
समा रिलीजियस सिंगिंग या इस तरह से जो रिलीजियस डांसिंग सी या रिलीजियस म्यूजिक्स है ये ऑर्गेनाइज किया जाता था सूफ़ी खानकास में। ये इन जनरल अभी भी अजमेर शरीफ की दरगाह में आप इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। देन जिक्र दी डिवाइन नेम की रिमेम्बरेंस, जिक्र बार बार उसका जिक्र करना, डिवाइन नेम को याद रखना इस तरह से। शेख निज़ामुद्दीन औलिया जिनके बारे में मैंने आपको बताई है, दिल्ली बेस्ड इनकी खानका थी, इनकी दरगाह भी वहीं पे है। जो फेमस पोइट थे तूते हिंद अमीर खुसरो, वो भी इनके डिसाइपल थे। ज़ियाउद्दीन बरानी हिस्टोरियन का हमने नाम किया था, वो भी रेगुलर विजिटर थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खानका में। ये जो फेमस पेंटिंग है ये अमीर खुसरो एंड शेख निज़ामुद्दीन औलिया के कंटेक्स्ट में एक पेंटिंग ड्रॉ की गई है। तो इस तरह से काफ़ी पॉपुलर थे ये दिल्ली में। इनफैक्ट एक बार मंगोल इन्वेजन होनी थी तो दिल्ली के जो लोकलाइट्स थे वो इनकी खनका में जाके रिफ्यूज ले लेते हैं कि शायद मंगोल्स की फ्यूरी से हम बच जाएं। तो काफ़ी पॉपुलर थे ये दिल्ली वाले रीजन में। हम बाकी के और सिलसिलास के ऊपर आते हैं। सुहरावर्दी सिलसिला, ये शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने फाउंड किया था बगदाद में। मतलब आउट ऑफ इंडिया सारे ही जो सिलसिलाज हैं जो हम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम इनकी जो फाउंडेशन है वो इंडिया के बाहर ही रखी गई है। हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें तो शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने जैसे इंडिया में पॉपुलराइज किया। सुहरावर्दी मैंने आपको बताया कि अनलाइक चिश्तीस दे एक्सेप्टेड ग्रांट्स एज वेल एज ऑफिसेस फ्रॉम द सुल्तान्स। ये स्टेट की एम्प्लॉयमेंट, स्टेट से जागीरें, सब कुछ ही एक्सेप्ट कर लेते थे। While Chishtis they were active in the Delhi region, Suhrawardis they were active in Punjab and Sindh region, मुल्तान वाले रीजन में, सिंध वाले रीजन में ये ज़्यादा एक्टिव थे। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने फाउंड किया था, अगेन इंडिया के बाहर। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ख्वाजा बाकी बिल्ला एंड ख्वाजा अहमद सरहंदी, शेख अहमद सरहंदी, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नक्शबंदी सूफी सेंट्स ऑफ इंडिया हैं। ये चिश्ती सिलसिला के कंपैरिजन में थोड़ा सा कंजर्वेटिव सिलसिला है। चिश्तीस के कंपैरिजन में तो सुहरावर्दी भी थोड़े से कंजर्वेटिव थे, नक्शबंदी तो उनसे भी ज़्यादा कंजर्वेटिव थे। जितने भी हम सूफ़ी सिलसिलास आज की क्लास में देखेंगे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सूफ़ी सिलसिलास में सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला, सबसे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सिलसिला है नक्शबंदी सिलसिला। इनफैक्ट जो डिफरेंट और सूफ़ी सिलसिलास ने कुछ नई टेक्निक्स वगैरह से इवॉल्व की होती हैं, जैसे चिश्तीस ने म्यूज़िकल सिंगिंग या इस तरह की टेक्निक्स को अडॉप्ट किया होता है समा, उन्होंने इस चीज़ को अपोज़ किया है। इनफैक्ट इन्होंने तो खानकास के कंसेप्ट को भी अपोज़ किया है कि ट्रेडिशनल इस्लाम में ऐसा खानकास वाला या कोई कंसेप्ट है नहीं है। दे अटेम्प्टेड टू पर्ज इस्लाम फ्रॉम ऑल लिबरल एंड सो कॉल्ड, इनके हिसाब से जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस होती थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने अकबर की पॉलिसीज़ को भी अपोज किए। एक ऐसा अकबर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैसी इसकी पॉलिसीज़ हैं, अन इस्लामिक सी इसकी पॉलिसीज़ हैं, उसको अपोज किया है। याद आई वो रिबेलियन ऑफ उलेमा अगेंस्ट अकबर, उसमें नक्शबंदी सूफीज़ भी इन्वॉल्व थे। वो भी बोल रहे थे कि यार अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। इनफैक्ट दे प्रीच स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ शरिया, ये कहते हैं स्ट्रिक्टली शरिया को फॉलो करना चाहिए। एंड जो भी लाइक लेटर इनोवेशंस वगैरह इंट्रोड्यूस किए हैं किसी इंडिविजुअल मुस्लिम प्रीचर ने, उन इनोवेशंस को इन्होंने डिनाउंस किया, उन इनोवेशंस को इन्होंने अपोज किया। दे इवन अपोज द प्रैक्टिस ऑफ समा एंड जियारत। जियारत क्या है? पिलग्रिमेज टू सूफ़ी खनकास। ये कह रहे हैं कि खनका खुनका वाला कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, ये ट्रेडिशनल इस्लाम में है ही नहीं है। तो ज़ियारत का क्या मतलब है, पिलग्रीमेज का क्या मतलब है? कि ये तो बस हमने प्रॉफिट मोहम्मद ने जैसा हमें बताया कि एक बार लाइफ में मक्का का काबा का हज करके आना है, उसके अलावा ये ज़ियारत वाला तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। समा जैसी कोई प्रैक्टिस की तो बात ही नहीं की गई। तो इन चीज़ों को इन्होंने अपोज किया है। एक आप ट्रिवियल फैक्ट याद रखेंगे, बाबर, मुगल एम्परर बाबर, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। ये इनका आप नाम याद रखेंगे, बाबर इनके फॉलोअर थे ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार।
देन हम आते हैं कादरी सिलसिला में। ये भी क्वाइट लिबरल सूफी सिलसिला था। अभी तक जो हमने 4 सिलसिलास किए हैं उनमें से जो चिश्ती सिलसिला एंड कादरी सिलसिला ये काफ़ी लिबरल सूफी सिलसिलाज हैं। ऑन दी अदर हैंड जो सुहरावर्दी एंड नक्शबंदी सिलसिलाज हैं ये थोड़े कंजर्वेटिव सूफी सिलसिलाज हैं, थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। फाउंडेड बाय शेख अब्दुल कादिर, ये बगदाद में थे एक्टिव। लाइक इंडिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी सेंट है इस सिलसिला के आपने नाम याद रखना है, शेख मियाँ मीर, साईं मियाँ मीर। दिस सिलसिला वाज एक्टिव इन दी पंजाब रीजन। अब साईं मियाँ मीर के बारे में बोला जाता है कि जो शाहजहां के बेटे थे दारा शिकों, ही वॉज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ शेख मियाँ मीर एंड इनकी जो सिस्टर थी जहान आरा, शाहजहां की बेटी ही, वो भी इनकी डिसाइपल थी। इसके अलावा साईं मियाँ मीर जी ने गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, श्री हरमंदिर साहिब की का फाउंडेशन स्टोन भी मियाँ मीर जी ने ही ले किया था। गुरु रामदास जी के टाइम पे ही वॉज इन्वाइटेड टू ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री हरमंदिर साहिब। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी बातें सूफ़ी ऑर्डर्स के कंटेक्स्ट में आपने ध्यान में रखनी है। एक कश्मीर बेस्ड सूफ़ी मूवमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ऋषि मूवमेंट, जिसके फाउंडर थे शेख नूरुद्दीन ऋषि, जिन्हें नंद ऋषि भी बोला जाता है। तो कश्मीर बेस्ड जो ऋषि मूवमेंट है इसको भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। 4 हमने स्टडी किए आज की क्लास में, इसमें आप ऐड कर सकते हैं ऋषि मूवमेंट इन कश्मीर स्टार्टेड बाय शेख नूरुद्दीन ऋषि। तो इन्होंने हिंदुइज्म एंड इस्लाम को काफ़ी यूनाइट करने की, काफ़ी उनके कंसेप्ट्स को मिक्स करने की कोशिश की है। एक सिंक्रेटिक सी मूवमेंट डेवलप हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रीजनल किंगडम्स ऑफ कश्मीर, 13-14 सेंचुरी कश्मीर में जो डेवलप हुई है। अब हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में। भक्ति मूवमेंट का सबसे पहले तो हम ओरिजिन्स अगर डिस्कस करें तो इसका ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं साउथ इंडियन भक्ति से। भक्ति मूवमेंट, जब सिर्फ भक्ति मूवमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है तो मोस्टली वी रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट किस तरह से डेवलप हुई है इसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है साउथ इंडियन भक्ति से। द अलवर्स एंड नैनमर्स, द वैष्णवाइट्स एंड शैवाइट भक्ति एज इट डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। तो हमने किया था अर्ली मेडिवल इंडिया वाली क्लास में, चोलास वाली क्लास में, लंबी सारी जो क्लास थी कि 12 अलवर सेंट हुए हैं, 63 नैनमर सेंट्स हुए हैं। इन्होंने जो मेन इनकी टीचिंग्स थी एज द केस में भी यहाँ लॉर्ड विष्णु के प्रति एंड यहाँ लॉर्ड शिवा के प्रति इंटेंस डिवोशन रखनी है। भक्ति एज अ मीन्स ऑफ सेल्वेशन, भक्ति मार्ग एज अ मीन्स टू मोक्ष या सेल्वेशन इन्होंने प्रोपोगेट किया है। यही जो साउथ इंडियन इन्फ्लुएंसेस थे धीरे धीरे करके नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल करते हैं। अब along with that, along with the South Indian भक्ति, along with अलवर्स एंड नैनमर्स, जो फिलोसफिकल मूवमेंट्स साउथ इंडिया में डेवलप होती हैं अर्ली मेडिवल इंडिया में, जिनके बारे में अगेन आप लोग कर चुके हो। शंकराचार्य हमने किया था, जिन्होंने अद्वैत फिलोसफी का कंसेप्ट दिया है। अदरवाइज ही वॉज अ लाइक शैवाइट ऑल्सो, शिवा की वर्शिप इन्होंने पॉपुलराइज किया है। पॉपुलैरिटी ऑफ इट लेड टू पॉपुलैरिटी ऑफ शैवा भक्ति एज वेल। रामानुजा, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत का कंसेप्ट दिया है। इन अदरवाइज लाइक ये सुप्रीम गॉड विष्णु को ये सुप्रीम गॉड मानते थे, तो इन्होंने वैष्णवाइट भक्ति को पॉपुलराइज कराया। प्राबती मार्ग का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया हमें, रामानुजा के साथ एसोसिएटेड है। प्राबती बोलते हैं, प्राबती या प्रापत्ति भी बोल देते हैं, डिफरेंट तरीके से इन स्पेलिंग्स को लिखा जाता है। प्राप्ति भी बोल देते हैं, प्रापत्ति भी बोल देते हैं। इट लिटरली मीन्स सेल्फ सरेंडर। सेल्फ सरेंडर, ये आप ध्यान में रखेंगे कि प्राबत्ति का कंसेप्ट किसने दिया है, ये रामानुजा के साथ एसोसिएटेड है कि खुद को हमने सरेंडर कर देना है भक्ति में। जब हम बिल्कुल लाइक ज़ीरो हो जाएंगे तो भगवान के साथ हमारा मेल हो जाएगा, इस तरह से। तो वैष्णवा भक्ति पॉपुलराइज करवाते हैं रामानुजा। इसी तरह से थोड़ा सा लेट, मतलब ये जो शंकराचार्य एंड रामानुजा है, ये हमने किया था कि अर्ली मेडिवल इंडिया में प्रोमिनेंस में आते हैं। शंकराचार्य के बारे में बोला जाता है कि 8th सेंचुरी के आसपास शायद ये एग्जिस्ट करते थे। हालांकि इनकी डेट में काफ़ी कंट्रोवर्सी है, मैंने आपको बताया था 7th, 8th, 9th सेंचुरी काफ़ी लाइक डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है,
रामानुजा अराउंड 10th 11th सेंचुरी अपना मैसेज प्रीच कर रहे थे। वल्लभाचार्य 14th-15th सेंचुरी में ये अपना मैसेज प्रीच कर रहे थे साउथ इंडिया में। इन्होंने कंसेप्ट दिया है शुद्ध अद्वैत एंड पुष्टि मार्ग, ये इनके साथ एसोसिएटेड है। जैसे शंकराचार्य ने अद्वैत का कंसेप्ट दिया, अद्वैत कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा एंड ब्रह्मन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, सेम ही चीज़ हैं। ये जो इल्यूजन है, ये जो हमें डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, माया की वजह से नज़र आ रहे हैं, इन्होंने भी उसी से मिलता जुलता, इनफैक्ट उससे भी थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्जन ऑफ अद्वैत दिया, शुद्ध प्योर अद्वैत। कह रहे कि माया भी असली नहीं है, कि ब्रह्मन और आत्मा एक ही है, कोई ऐसे दो चीज़ें हैं ही नहीं है, दो नहीं है, सिर्फ एक ही है, शुद्ध अद्वैत। तो ये वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत का कंसेप्ट दिया, या याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पुष्टि मार्ग इनके साथ एसोसिएटेड है। पॉपुलैरिटी ऑफ कृष्ण भक्ति, इन्होंने कृष्ण को सुप्रीम गॉड के साथ इक्वेट किया। कोई विष्णु के साथ, विष्णु को सुप्रीम गॉड के साथ एसोसिएट कर रहा है, कोई लॉर्ड कृष्णा को सुप्रीम गॉड के साथ एसोसिएट कर रहा है। यहाँ पर आपने मतलब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है सगुण भक्ति का। जब हम सुप्रीम गॉड को किसी इंडिविजुअल डेटी के साथ एसोसिएट करते हैं एंड उस डेटी को एज ह्यूमन नहीं, एज दैट इंडिविजुअल डेटी नहीं, एज मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट सुप्रीम पावर वर्शिप करते हैं, तो उसे उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सगुण भक्ति। यहाँ पर जो गॉड इन्विजन किया जाता है, गॉड मतलब स्मॉल, जब मैं ये स्मॉल जी के साथ गॉड लिखता हूँ तो मैं इंडिविजुअल डेटी की का रेफरेंस ले रहा हूँ। इंडिविजुअल जो बहुत सारे देवी देवताज एग्जिस्ट करते हैं, मैं उनके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब कैपिटल जी के साथ गॉड लिखा जाता है, वो सिंगल ऑल पावरफुल जो पावर है, बीइंग है, सुप्रीम गॉड है, उस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो इसमें जो गॉड को इन्विजन किया जाता है, सुप्रीम ऑल पावरफुल बीइंग को इन्विजन किया जाता है, उसे उसके एक ह्यूमन फॉर्म इन्विजन की जाती है कि इन अ पर्टिकुलर डाइटी एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम ऑल पावरफुल बीइंग। तो कुछ भक्ति सेंट्स ने लॉर्ड विष्णु को मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम पावर माना है, कुछ भक्ति सेंट्स ने लॉर्ड कृष्ण को मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम डेटी माना है, सुप्रीम गॉड माना है, कुछ भक्ति सेंट्स ने लॉर्ड शिवा को एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम पावर माना है। लेकिन इन एनी केस मतलब वो मल्टीपल गॉड्स का कंसेप्ट किसी ने नहीं दिया। इंडिविजुअल डेटीज चाहे मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन सिंगल ऑल पावरफुल गॉड, जिसे उपनिषदिक थॉट में हम ब्राह्मण कह के रेफर करते थे, ब्रह्म, तो उसके लिए उसको किस तरह से हम एनविजन कर सकते हैं, उसकी किस तरह से हम भक्ति कर सकते हैं, डिवोशन कैसे हम उसे ऑफर कर सकते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में डिफरेंट भक्ति सेंट्स ने डिफरेंट तरीके से उन्हें इमेजिन किया, उन्हें विजुअलाइज किया। तो कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कोई विष्णु, लॉर्ड विष्णु की भक्ति कर रहे हैं, कोई लॉर्ड शिवा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन नॉट एज इंडिविजुअल डेटीज, एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम पावर। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये तो एक ट्रेंड था नॉर्थ इंडियन भक्ति का, सगुण भक्ति। एक दूसरा ट्रेंड भी है नॉर्थ इंडियन भक्ति का, ये नॉर्थ इंडिया में ही प्रोमिनेंस में रहा है, वो है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, गुण एट्रीब्यूट्स, सगुण विद गुण, निर्गुण जिसका गुण नहीं है, विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट क्वालिटीज, कि एक सिंगल ऑल पावरफुल गॉड, लेकिन जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे कोई फॉर्म नहीं असाइन की जा सकती, फॉर्मलेस गॉड, अलख जिसे देखा नहीं जा सकता, अकाल मतलब जो टाइम के दायरे से परे है, मतलब जिसे एनविजन नहीं किया जा सकता, इस तरह से पर्सोनिफाई नहीं किया जा सकता। तो दूसरा ट्रेंड ऑफ भक्ति ये भी है नॉर्थ इंडिया में, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो सुप्रीम ऑल पावरफुल गॉड को किसी पर्सोनिफाइड सी फॉर्म में इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, गॉड विद एट्रीब्यूट्स, किसी डेटी को वर्शिप करते हैं एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम गॉड। ये बस सिंगल फॉर्मलेस इटर्नल ऑल पावरफुल गॉड को वर्शिप करते हैं। जैसे संत कबीर हो गए, ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ निर्गुण भक्ति। ऑन द अदर हैंड सूरदास, तुलसीदास, ये प्रोपोनेंट्स हो गए सगुण भक्ति के। तो इन सगुण एंड निर्गुण भक्ति के सेंट्स की डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। एक अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि
सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति में किस केस में आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम देखने को मिलता है? सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति के कंपैरिजन में किस केस में आप कह सकते हैं कि ये इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम थोड़ा सा हो सकता है? वो है निर्गुण भक्ति, क्योंकि वहाँ इस्लाम में भी ऐसे सिंगल ऑल पावरफुल गॉड जिसे किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जिसे जिसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, ऑल पावरफुल हैं वो, इटर्नल अनचेंजिंग सुप्रीम बीइंग। तो निर्गुण भक्ति आप कह सकते हैं वॉज रिलेटिवली इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम एज वेल। सगुण भक्ति तो ट्रेडिशनल ट्रेंड है ही है, जैसे साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट डेवलप हुई है, तो इसी से सगुण भक्ति ही डेवलप हुई थी साउथ इंडिया में, जब हमने देखा था वैष्णवाइट एंड शैवाइट भक्ति मूवमेंट्स डेवलप होती हैं। तो अब कुछ जैसे मैंने आपको बताया सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट हम ध्यान में रखेंगे। रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गौड़िया महाप्रभु, श्री चैतन्य। These are some of the सगुण भक्ति सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इनमें से रामानंद का केस इंटरेस्टिंग है। रामानंद ही एनरोल्ड, मतलब सगुण भक्ति सेंट्स भी इनके डिसाइपल्स थे, मतलब जो इनके डिसाइपल्स थे इवेंचुअली वो सगुण भक्ति में भी प्रोमिनेंस में आते हैं। कुछ इनके डिसाइपल्स निर्गुण भक्ति में भी प्रोमिनेंस में आते हैं, जैसे संत कबीर, ही इज रिगार्डेड एज डिसाइपल ऑफ रामानंद ओनली। धना, पीपा, ये these भक्ति सेंट्स they were otherwise निर्गुण भक्ति सेंट्स, but they were disciples of संत रामानंद only. Otherwise संत रामानंद he was influenced by रामानुजन, वही विशिष्ट अद्वैता वाले हमारे पुराने वाले रामानुजन, उनके द्वारा इन्फ्लुएंस थे। इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने संत परंपरा स्टार्ट की है, जैसे संत कबीर, संत पीपा जी, राजा पीपा जी। तो ये जो सारी संत परंपरा है एक ये इनके साथ हम एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा आज के डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनेस्टिक कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटीज, बैरागी संप्रदाय, ये भी इन्हीं के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो आप इनका ध्यान रखेंगे। बैरागी संप्रदाय किसने स्टार्ट किया है? हम मानते हैं स्वामी रामानंद जी ने स्टार्ट किया है। संत परंपरा किसने इनिशिएट की है? स्वामी रामानंद जी ने इनिशिएट किया है। सूरदास, ये हमने वल्लभाचार्य, मैंने आपको बताया, जिन्होंने शुद्ध अद्वैत का कंसेप्ट दिया, ये वल्लभाचार्य के ही डिसाइपल थे। एंड ये अकबर के भी, मुगल एम्परर अकबर के भी कंटेम्प्रेरी थे। इनकी कंपोजिशंस की कंपाइलेशन को बोलते हैं सुर सागर, ये आप ध्यान में रखेंगे। अकबर के कंटेम्प्रेरी, वल्लभाचार्य के डिसाइपल, इनकी कंपाइलेशंस, इनकी कंपोजिशन की कंपाइलेशंस को बोलते हैं सुर सागर। तुलसीदास, जिन्होंने हिंदी वर्जन ऑफ रामायण लिखा है, रामचरितमानस, ही वॉज ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। इन्होंने हिंदी भाषा को बहुत प्रमोट किया है। ये पर्टिकुलरली इन दोनों ने ब्रज भाषा को प्रमोट किया, जो मथुरा वाले रीजन की हिंदी लैंग्वेज है। मीराबाई, शी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा, कृष्णा की वर्शिप के लिए जानी जाती हैं। अदरवाइज अब इनका भी थोड़ा सा इसी तरह से निर्गुण सगुण दोनों भक्तियों के साथ इन्हें एसोसिएट किया जाता है। अदरवाइज तो उन्हें कृष्णा की वर्शिप के साथ एसोसिएट किया जाता है। बट शी वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ संत रविदास, who himself was a निर्गुण भक्ति सेंट। निर्गुण ट्रेडिशन से ये बिलोंग करते थे, लेकिन मीराबाई ये सगुण भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करती थी। कृष्ण वर्शिप इन्होंने प्रमोट किया है। इनके जो कंपोजिशंस वगैरह हैं काफ़ी इंटेंस लव एंड डिवोशन के साथ इन्होंने अपनी पोम्स वगैरह लिखी हैं इन फेवर ऑफ लॉर्ड कृष्ण। श्री चैतन्य, इन्हें गौड़िया महाप्रभु भी बोला जाता है। गॉड वॉज दी ओल्डर नेम ऑफ बंगाल। गौड़िया महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, बंगाल वाले रीजन में इन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को एनकरेज किया है। बंगाली लिटरेचर को भी बूस्ट मिला है इनकी कंपोजिशन के साथ। इन्होंने कीर्तन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप पॉपुलराइज करवाया है कि वो जो थोड़ी सी रिचुअल सिंगिंग सी होती रहेगी एंड पोइम्स के थ्रू डेटी को एड्रेस की जाएंगी वो पोम्स वगैरह, वो फॉर्म ऑफ वर्शिप इन्होंने पॉपुलराइज करवाई है। बंगाल सल्तनत के टाइम पे, प्रोविंशियल किंगडम्स के टाइम पे ये प्रोमिनेंस में थे। 1400s ने मुगल्स ने जब ये बंगाल कंकर किया, उससे पहले वाले पीरियड में। तो ये कुछ भक्ति सेंट्स के आप नाम याद रखेंगे।
किस पीरियड में है हिस्टोरिकली, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमें कि ये लाइक लेट्स से कि सूरदास किसके कंटेम्प्रेरी थे, या क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाता है कौन पहले था कौन बाद में था। तो हमें अगर हिस्टोरिकल एंकर्स मिले हुए हैं, हमें पता है कि सूरदास तो भाई अकबर के टाइम पे था, श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाली सल्तनत के टाइम के थे। तो हमें अगर क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना हो कि पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, तो हम बोल सकते हैं श्री चैतन्य सूरदास से तो पिछले वाले पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि तब तक तो अकबर अभी पैदा भी नहीं हुआ था जब तक लाइक श्री चैतन्य जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको साथ में रेफरेंसेस दे रहा हूँ कि किसके कंटेम्प्रेरी हैं, ये आपको हेल्प करेंगे कि कौन किसका कंटेम्प्रेरी थे, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करने के लिए, या कौन पहले आया बाद में आया, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप इजीली टैकल कर सकते हो इन हिस्टोरिकल एंकर्स के साथ। अब मीराबाई, शी वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ राणा सांगा। आपको राणा सांगा तो आप हिस्टोरिकली प्लेस कर सकते हो कहाँ है, ये अकबर, ये बाबर के टाइम के बाबर के कंटेम्प्रेरी थे राणा सांगा, बैटल ऑफ खनवा हुई है, तो उसके उसी टाइम पीरियड में आप प्लेस कर सकते हो मीराबाई जी को। अब आते हैं निर्गुण भक्ति सेंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसा कि हमने किया, यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गॉड जैसा इन्होंने हमें दिया है, सिंगल फॉर्मलेस ऑल पावरफुल इटर्नल बीइंग। Some of the important निर्गुण भक्ति saints of North India, गुरु नानक the founder of Sikhism, संत कबीर, तन्ना, पीपा, सेना एंड रविदास। मोस्ट ऑफ ये जो नीचे वाले सेंट्स लिखे हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे वर डिसाइपल्स ऑफ रामानंद, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी चेन में थे, डिसाइपल्स ऑफ रामानंद थे, पर्टिकुलरली संत कबीर, तन्ना, पीपा एंड सेना। एक यहाँ पर और बात भी है ध्यान में रखनी, अदरवाइज ही भक्ति सेंट्स इन जनरल आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम या फिर सोशल इनइक्वालिटीज, व्हाट वाज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल इनइक्वालिटीज। तो भक्ति सेंट्स ने कास्ट सिस्टम को, सोशल इनइक्वालिटीज को, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह प्रैक्टिस की जाती है, इस चीज़ को अपोज ही किया है। मोर सो लाइक दिस इज मोर ट्रू फॉर निर्गुण भक्ति सेंट। सगुण भक्ति वालों ने भी इस चीज़ को अपोज ही किया, लेकिन उतने कड़े शब्दों में नहीं जितना निर्गुण भक्ति सेंट्स वाले भक्ति सेंट्स ने इस चीज़ को अपोज किया है। तो ये सारे के सारे भक्ति सेंट्स थे जो निर्गुण ट्रेडिशन के, इन्होंने बहुत स्ट्रांगली कास्ट सिस्टम एंड कास्ट बेस्ड जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें अपोज किया है। दिस वॉज ट्रू फॉर सगुण ऑल्सो, बट ऐसा नहीं है कि सगुण वालों ने कास्ट सिस्टम को प्रमोट किया है, बट अगर हम कंपैरेटिव टर्म्स में बोलें, रिलेटिव टर्म्स में बोलें, तो निर्गुण भक्ति वालों ने ज़्यादा अपोज किया उस चीज़ को। इनफैक्ट मैनी ऑफ द निर्गुण भक्ति सेंट्स दे देमसेल्व्स दे बिलोंग टू द लोअर कास्ट। जैसे संत कबीर, ही वॉज अ वीवर, जुलाहा। तन्ना वॉज अ फार्मर, नॉट पीपा, पीपा वॉज राजपूत प्रिंस, राजा पीपा थे, ये राजपूत प्रिंस थे। सेना वॉज आई थिंक बार्बर कास्ट से ये बिलोंग करते थे। रविदास वॉज अ कॉबलर। तो मैनी ऑफ दी निर्गुण भक्ति सेंट्स दे देमसेल्व्स दे बिलोंग टू लोअर कास्ट एंड इन्होंने कास्ट सिस्टम को काफ़ी अपोज किया है। संत कबीर, इनके बारे में मैंने आपको बताया, ही वॉज दी डिसाइपल ऑफ रामानंदा। 14-15 सेंचुरी वाले पीरियड में ये प्रीच कर रहे थे अपना मैसेज। इनकी कंपोजिशंस दे आर रिकॉर्डेड इन बीजक। कबीर के दोहे बहुत फेमस हैं, आप सबने लाइक आई गेस सबने सुने ही होते हैं कबीर के दोहे। दे आर रिकॉर्डेड, इनकी सारी जो कंपोजिशंस हैं दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक बीजक। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली में भी इनकी कंपोजिशंस मिलती हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो कि द होली बुक ऑफ सिक्स है, इसमें भी संत कबीर की कंपोजिशंस हमें मिलती हैं। तो 3 सोर्सेस से हमें इनकी कंपोजिशंस के बारे में पता चलता है। संत दादू दयाल, ये भी अकबर के टाइम पे ये प्रीच कर रहे थे। ये थोड़ा सा उससे पिछले वाला पीरियड होगा, 14-15 सेंचुरी, 1300 समथिंग से 1400 समथिंग, ये थोड़ा पिछले वाला पीरियड हो गया। अकबर के कंटेम्प्रेरी आप कह सकते हैं 1544 से 1605 में अकबर की डेथ हुई है, तो उनके कंटेम्प्रेरी आप बोल सकते हो। उससे पहले जो सुर डायनेस्टी थी उनके भी कंटेम्प्रेरी हैं ये। गुजरात राजस्थान वाले रीजन में ये एक्टिव थे। इनके फॉलोअर्स को दादू पंथीस बोला जाता है, दादू पंथीस।
इन्होंने आश्रम्स इस्टेब्लिश किए हैं, इन जिन आश्रम्स को थम्बास बोला जाता था। थम्ब आश्रम थे जो कि दादू दयाल निर्गुण भक्ति के ही ये सेंट थे, इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया है। गुरु नानक, जैसे हमने बात की, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज़म। टाइम फ्रेम आप ध्यान में रखेंगे 1469 से 1539। अब ये दिल्ली की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फ्लक्स वाला पीरियड है। काफ़ी ही सारे रूलर्स दिल्ली पे रूल करते हैं इस टाइम फ्रेम में। सिकंदर लोदी, देन इब्राहिम लोदी, उसके बाद हम बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी वाला टाइम भी बीच में आ जाएगा। 1539 में बैटल ऑफ चौसा होती है। तो काफ़ी सारे रूलर्स के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। अगर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है कि किसके कंटेम्प्रेरी थे, कौन पहले आया, इस तरह से। सेकेंड गुरु, गुरु अंगद देव जी, ही स्टैंडर्डाइज द गुरुमुखी स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। मैंने आपको पहले भी ये वाला फैक्ट बताया था। गुरुमुखी स्क्रिप्ट किन्होंने स्टैंडर्डाइज किया? श्री गुरु अंगद देव जी, हु वाज द सेकंड सिख गुरु। फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी, ही कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ। ये जो द होली बुक ऑफ सिक्स है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इसका पहले फिफ्थ गुरु ने आदि ग्रंथ कंपाइल किया था। इसी में फर्दर एडिशंस करके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, द 10th गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया। जो फाइनल शेप देते हैं वो 10th गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी देते हैं। एंड इन फैक्ट अपने बाद वो जो लिविंग गुरुज वाली ट्रेडिशन है वो भी ख़त्म कर देते हैं एंड ऑर्डर करते हैं कि अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वुड बी रिगार्डेड एज इटर्नल गुरु। कुछ फैक्ट्स हम ध्यान में रखेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे गुरु अर्जन देव जी के बारे में, इन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। मुगल एम्परर जहांगीर जब गद्दी पे बैठते हैं तो इनके बेटे प्रिंस खुसराओ रिबेलियन करते हैं। प्रिंस खुसराओ गुरुजी के पास आते हैं, ये उन्हें ब्लेस करते हैं। इसके अगेंस्ट, इस बात के लिए जहांगीर गेव द ऑर्डर्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ श्री गुरु अर्जन देव जी। इन्हें लाहौर में पहले अरेस्ट करके लिया जाता है एंड वहीं पे इन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। सिक्स्थ गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी, ही ट्रांसफॉर्म्ड लाइक आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ शहादत ऑफ गुरु अंगद देव जी, उसके बाद थोड़ा सा चेंज आता है सिख कम्युनिटी में। Six, they were transformed into a militant community by the next Sikh Guru, Guru Hargobind जी। मिलिटेंट कम्युनिटी के स्वॉर्ड्स कैरी करेंगे या अदरवाइज थोड़ी सी इन्होंने आर्मी इस्टेब्लिश करने का भी ट्रेडिशन सा स्टार्ट किया था। मुगल्स के साथ कुछ लड़ाइयाँ भी हुई हैं गुरु हरगोबिंद जी के टाइम पे। मीरी पीरी, ये दो स्वॉर्ड्स थी। ये कहते हैं एक स्वॉर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर लाइक वर्ल्डली मैटर्स, वन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन। तो मीरी पीरी का कंसेप्ट गुरु हरगोबिंद जी ने दिया, आप ध्यान में रखेंगे। 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। दिल्ली में इनकी शहादत होती है। ही वॉज beheaded एंड जहाँ पर इनकी शहादत होती है वहाँ पर आज की डेट में गुरुद्वारा शीशगंज इस्टेब्लिश्ड है, गुरुद्वारा शीशगंज इन दिल्ली। 10th सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ इन 1699। बैसाखी 1699 में खालसा पंथ की फाउंडेशन रखी जाती है एट श्री आनंदपुर साहिब इन पंजाब। एंड मैंने आपको बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वॉज गिवन अ फाइनल शेप। उनकी जो फाइनल कंपाइलेशन है वो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी करते हैं एंड जो पर्सनल लाइन ऑफ गुरुज है वो ख़त्म कर देते हैं एंड बोलते हैं कि अब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वुड बी दी इटर्नल गुरु ऑफ द सिक्स। अब ये तो हो गए सिखिज़म। इसके बाद महाराष्ट्र भक्ति भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स, यहाँ पर महाराष्ट्र भक्ति है जो, यहाँ पर विट्ठल या विठोबा की बहुत सेंट्रल इम्पोर्टेंस है। मोस्ट ऑफ दी जो भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र हैं वो सगुण भक्ति से बिलोंग करते हैं एंड विट्ठल या विठोबा की वर्शिप करते हैं, हु वॉज एन इनकारनेशन, हु वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इनका जो मेन श्राइन है, विट्ठल या विठोबा का जो मेन श्राइन है वो महाराष्ट्र में एक सिटी है पंढरपुर, वहाँ इनका मेन श्राइन है। तो पिलग्रिमेज का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है पंढरपुर। तो विट्ठल वर्शिप, विठोबा वर्शिप आपको आए तो आपने ध्यान रखना है, महाराष्ट्र भक्ति के साथ ये एसोसिएटेड है।
इसीलिए क्योंकि मतलब यहाँ पर पंधारपुर में मेन सेंटर है विट्ठल वर्शिप का, इसलिए महाराष्ट्र भक्ति के लिए हम कई बार वर्ड ये पंधारपुर मूवमेंट भी बोल देते हैं। जस्ट लाइक एसोसिएट कर दिया हमने महाराष्ट्र भक्ति को ही सिटी ऑफ पंधारपुर के साथ। एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है पर्टिकुलरली विट्ठल वर्शिप के लिए, वरकरी संप्रदाय। अगर नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। वरकरी संप्रदाय, ये विट्ठल भक्ति के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र भक्ति का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल कंट्रीब्यूशन था कि इसने मराठी लिटरेचर को बहुत प्रमोट किया। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर या जिन्हें ज्ञान देव भी बोलते हैं, ज्ञानेश्वर ये वन ऑफ द अर्लीस्ट भक्ति सेंट्स थे महाराष्ट्र भक्ति के, जिनकी कंपोजिशन का नाम है ज्ञानेश्वरी। इसके अलावा नामदेव, ये 13th सेंचुरी में थे, ये 14th सेंचुरी में। नामदेव का भी इंटरेस्टिंग केस है। जैसे मैंने मीराबाई के बारे में बात की आपसे, रामानंद के बारे में आपसे बात की, ये भी सगुण, यही वॉज एसोसिएटेड विद बोथ सगुण एंड निर्गुण भक्ति। नॉर्थ इंडिया में इनकी जो वर्शिप है, इनकी जो ट्रेडिशन है, इन्हें निर्गुण भक्ति के साथ एसोसिएट किया जाता है। इनफैक्ट इनके जो पोइम्स वगैरह हैं, इनके जो अभंग है, भजन्स वगैरह हैं, दे आर इवन इनकॉर्पोरेटेड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, द होली बुक्स ऑफ सिक्स। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अपार्ट फ्रॉम दी बाणी, अपार्ट फ्रॉम दी कंपोजिशंस ऑफ सिख गुरुज, और भी कुछ भक्ति सेंट्स की कंपोजिशंस इंक्लूडेड हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया संत कबीर की कंपोजिशंस इंक्लूडेड हैं, रविदास की कंपोजिशंस इंक्लूडेड हैं, नामदेव की कंपोजिशंस इंक्लूडेड हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे नामदेव की। नॉर्थ इंडिया में नामदेव को निर्गुण भक्ति के साथ एसोसिएट किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र वाले रीजन में, इन्हें सगुण भक्ति के साथ एसोसिएट किया जाता है, विट्ठल भक्ति के साथ एसोसिएट किया जाता है, वरकरी संप्रदाय के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो इनके जो कंपोजिशन है उन्हें भजन्स बोलते हैं या अभंगास बोलते हैं। अभंगास इन जनरल ही, मतलब ये जो टर्म है सच ऐसा नहीं है कि सिर्फ नामदेव के कंपोजिशन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। वो जो डिवोशनल पोइम्स हैं डेडिकेटेड टू विट्ठल, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अभंगास, या वी के साथ भी लिख लिया जाता है अवंगास या अभंगास। कुछ और भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, एकनाथ, तुकाराम एंड रामदास। तुकाराम एंड रामदास, कहीं नाम सुना सा लग रहा है आपको? कल की क्लास में हमने देखा था शिवाजी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैसेज, द टीचिंग्स ऑफ संत तुकाराम एंड संत रामदास, 17th सेंचुरी। दे वर लाइक जस्ट 1600 समथिंग की बात हो रही है, तो शिवाजी के टाइम के अराउंड की बात हो गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट्स हैं महाराष्ट्र वाले रीजन के। तो इसके साथ हमारा जो भक्ति सूफी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, सूफी मूवमेंट एंड दी भक्ति मूवमेंट। तो इसके साथ इनफैक्ट हमारा जो सारा एंशिएंट एंड मेडिवल वाला पोर्शन ही है। काफ़ी लंबी हिस्ट्री हमने कवर की, स्टोरी हमने प्री हिस्ट्री से स्टार्ट की, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने डिस्कस की, वैदिक एज हमने डिस्कस की, वैदिक एज के बाद हम आए किस तरह से ग्रेट स्टेट्स डेवलप होती हैं, महाजनपदस वाला पीरियड हमने डिस्कस किया जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिस्कस किया। उसके बाद हमने द फर्स्ट ऑल इंडिया अम्पायर, द मौर्यन अम्पायर क्रिएट किया। मौर्यन अम्पायर की डिसइंटीग्रेशन के बाद हमने पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन किया, पोस्ट मौर्यन पीरियड, जिस टाइम में साउथ इंडिया में संगम एज फ्लोरिश कर रही थी, जिसके बारे में भी हमने डिटेल में कवर किया। देन गुप्ता एम्पायर के बारे में हमने स्टडी किया, किस तरह से एक नया सा मॉडल ऑफ पॉलिटी, नया सा मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसेंट्रलाइज सा मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। यही डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी वाज द मेन फीचर ऑफ द अर्ली मेडिवल इंडिया एज वेल, जब बहुत सारे रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इन रीजनल किंगडम्स को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजिकल मैप वाइज इसकी क्रोनोलॉजी डिस्कस की थी आपके साथ। देन हमने डिटेल में डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे डिफरेंट रीजनल किंगडम्स के, पर्टिकुलरली दी कल्चरल एस्पेक्ट्स, चालुक्यन आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर, पल्लव आर्किटेक्चर, खजुराहो टेम्पल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। देन मेडिवल इंडिया में हमने कमिंग ऑफ मुस्लिम से स्टार्ट किया था, इन्वेजन्स देखी थी, गजनी की इन्वेजन्स, घौरी की इन्वेजन्स। देन वी मूव्ड ऑन टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसकी पांचों डायनेस्टीज,
स्लेव, खलजीज, तुगलक, सैयद्स एंड लोदीज। फिर किस तरह से दिल्ली सल्तनत का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। देन वी मूव डाउन टू द पीरियड ऑफ रीजनल किंगडम्स। रीजनल किंगडम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा दी विजयनगर किंगडम इन साउथ इंडिया, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, प्लस अदर रीजनल किंगडम्स ऑफ कोर्स हमने जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस किया। मुगल्स की क्लास 2 क्लासेस में हमने ये कवर किया था। तो ये सारा पीरियड हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब एंड देन लेटर मुगल्स, तो जस्ट हमने ब्रीफली ही कवर किए हैं, बट लाइक उतना ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मुगल्स देखी। आज हमने भक्ति एंड सूफी मूवमेंट किया। कल की क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने मराठास के बारे में डिटेल में कवरेज की थी। तो ये सारा हमारा जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का कंपोनेंट है हमने अराउंड 15 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। कुछ लेक्चर्स आपको पार्ट्स में मिले हैं, मैंने पीरियड वाइज 15 लेक्चर्स क्रिएट किए थे। तो ये बच्चे हमारा सारा कंपोनेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार लाइक इसमें ये इस तरह का कंपोनेंट रहता है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इतनी डिटेल में कवर करने के बाद भी कई बार हमने लाइक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमने नहीं पढ़ा होता, तो टेंशन नहीं लेनी होती है। जितना काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि इतना सारा याद कैसे रहेगा, आप जो करवा रहे हो कि हम रिकॉल कैसे कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। इसमें मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप इंजॉय करते हुए हिस्ट्री पढ़िए। जब पढ़ने लगे हैं, जब आप लेक्चर सुन रहे हो, तो उसमें इतना दिमाग के ऊपर बोझ नहीं डालना कि मेरे को ये याद भी करना है, मेरे को ये याद भी करना है, मेरे को ये याद भी करना है। जस्ट लाइक आप चाहे आप PDF से पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, चाहे आप किसी और का भी लेक्चर सुन रहे हो, हिस्ट्री में कोशिश आपने ये करनी है कि इसे जस्ट स्टोरी की तरह सुनना है। मूवी की आपको आपका फ्रेंड स्टोरी बताता है तो आप बस सुन लेते हो, आपको याद भी रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग लाइक इस इन्फॉर्मेशन से सप्रेस नहीं किया गया कि भाई तुझे रट्टा मारना है हर चीज़ का। तो टेंशन नहीं लेनी है, जितना लाइक आप आराम से मज़े ले लेके सुनो, स्टोरीज़ की तरह सुनो, जितना याद रहता है आपको ज़्यादा ही याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि लाइक इफ़ यू कंपेयर द 2 सिचुएशंस, कि आज मैं बैठा हूँ कि आज इन 10 चीज़ों को मेरे को रट्टा मारना है, या मेरे को बस 10 चीज़ें भाई बता दो क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ था पहले, हो पता ही नहीं था मेरे को। तो दूसरे केस में हमारी जो रिटेंशन है वो लंबे टाइम तक रहती है, हमें ज़्यादा टाइम तक हम चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। तो मज़े से पढ़नी है, टेंशन कोई लेनी नहीं है। क्वेश्चन अगर हमारे पढ़े हुए से आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हमने लाइक कंपटीशन से एक लेवल ऊपर ही तैयारी की है। लेकिन अगर क्वेश्चन फिर भी इस हमारे किए हुए से बाहर आ जाता है, जो कि आ सकता है, ऐसा लाइक कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पढ़ाए हुए से में से ही सब कुछ आएगा, लेकिन इस बात का आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर हमें नहीं पढ़ा हुआ तो किसी और को भी नहीं आता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर बहुत ही ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हमने अगर इतनी डिटेल स्टडी के बाद हमें नहीं आता तो टेंशन नहीं लेनी है, वो फिर भाई बहुत ऑब्सक्योर क्वेश्चन था, उसकी टेंशन नहीं लेनी है हमने। इसके अलावा एक कंपोनेंट और होता है कल्चरल का, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, मिसलेनियस कल्चरल डेवलपमेंट्स या कल्चरल एस्पेक्ट्स। जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कल्चर है वो मैंने एज मच एज पॉसिबल हो सका मेरे से, मैंने हिस्ट्री के साथ ही इंटीग्रेट करके आपको करवाया। कहीं मॉडर्न पिलर्स की बात हुई तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया, स्तूप की बात हुई तो वो हमने डिटेल में उसके फीचर्स डिस्कस किए, रिलीजन एंड फिलॉसफी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, हिंदुज़्म, डिफरेंट फिलॉसफीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर, जितने भी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते थे, मल्टीपल डायनेस्टीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। पेंटिंग्स एज हिस्टोरिकली डेवलप हुई हैं, चाहे वो मुराल पेंटिंग्स ऑफ अजंता एलोरा हों, चाहे वो मिनिएचर पेंटिंग्स हों पाल स्कूल की, मुग़ल स्कूल की, हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। लिटरेरी एस्पेक्ट्स के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर हमने फोकस किया है हमेशा। लाइक मैंने कोशिश की है कि स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता दूँ ये एंशिएंट पीरियड में पर्टिकुलरली कि ये हमारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, इन बुक से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ कल्चर है ये तो हमने काफ़ी ही डिटेल में कवर किया हुआ है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ वो पोर्शन ऑफ कल्चर होता है जिसमें एज सच कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, जिसके जहाँ रट्टा काम करता है, सो टू से, जिसे बस रट्टा मारना होता है। जिस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल द डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया हैं, फोक डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया हैं, उनके नाम
ये लाइक कौन सी स्टेट में कौन सा डांस प्रोमिनेंट है, इस तरह से के जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं। या फिर इसी तरह से फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, कि ये वाला फेयर किस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है, ये वाला फेस्टिवल कब और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, नौरोज़ फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन, ट्रिवियल फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो हमें एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी एक कंपोनेंट होता है हमारे कल्चर वाले पोर्शन का। अब इस कंटेक्स्ट में एज सच क्लास में हमें लाइक ऐसा तो है नहीं है कि लाइक मैं आपको डांस करके दिखाऊंगा कि भाई ये वाला डांस होता है। तो ये वाली चीज़ें मेरे को लगता है कि हमारा टाइम बेटर यूटिलाइज होगा अगर आपको एक कंपाइलेशन इस चीज़ की दे दी जाए। वो कंपाइलेशन आपको एक वर्कड कंपाइलेशन दी जाए, एक ऐसी कंपाइलेशन दी जाए जिसके ऊपर टीचर ने काम किया हुआ है, उसमें काम की बातें इंक्लूड की गई हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो छांट के आपको दी गई है। क्योंकि इस चीज़ का ना कोई अंत भी नहीं होता है। आपको सिर्फ महाराष्ट्र के मैं फोक डांस फॉर्म्स करवाने लग जाऊँ, इतने ज़्यादा फोक डांस फॉर्म्स हैं हम वही नहीं याद रख पाते। अब मल्टीप्लाई कर दो 29 के साथ, इतनी सारी स्टेट्स, इतनी सारी यूटीज़, हर एक का अपना कल्चर है, हर एक की अपनी डांस फॉर्म्स हैं। तो लाइक टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाती है, इतनी इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट हो जाती है कि अल्टीमेटली हम कहते हैं कि यार मेरे से हो ही नहीं पा रहा, या तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार इतना सब कुछ कैसे पढ़ा जाएगा, या फिर हम छोड़ ही देते हैं कि यार एंशिएंट मिडिवल कल्चर वाला पोर्शन ही छोड़ दो। तो उस केस में मेरी एडवाइस आप लोगों को ये रहेगी कि जो आपको पीडीएफ मिलेगा, मैं बहुत एब्रिश, बहुत शॉर्टन, बहुत लाइक समराइज्ड फॉर्म में आपको पीडीएफ दूंगा, अपनी तरफ से मिनिमम इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करके पीडीएफ दूंगा। इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, पुराने वाले पीडीएफ्स की बात नहीं कर रहा जो लाइक अब तक हमने स्टडी किया है। इस पोर्शन के पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। जो आपको डॉक मिलेगा अराउंड 20 पेजेस का ये डॉक होगा। उस डॉक को आपने एक बार पूरा पढ़ना है, उसके 10 दिन 15 दिन बाद जब भी आपने उसकी रिवीजन प्लान की हुई है, दूसरी बार पूरा पढ़ना है, पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक, कवर टू कवर आपने पूरा पढ़ देना है। बात होती है यहाँ पर ख़त्म। ध्यान से मेरी बात सुनो, लाइक यही फ़ायदा है टीचर होने का कि लाइक बता सकता हूँ भाई मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से क्या आप कर सकते हो, किस तरह से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। 20 के अराउंड पेजेस होंगे, लाइक एग्जैक्टली अभी मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ उसे, 20 के अराउंड पेजेस होंगे। कवर टू कवर एक बार पूरा पढ़ देना है, दूसरी बार पूरा पढ़ देना है आफ्टर लाइक गैप ऑफ कम से कम एक हफ्ता का गैप दे दो, 10 दिन का गैप दे दो, 15-20 दिन का गैप दे दो। 2 बार आपने कवर टू कवर पढ़ देना है। उसके बाद बात होती है ख़त्म। अगर कुछ याद रहा तो मैं पेपर में ठीक कराऊंगा। अगर 2 बार पढ़ने से मेरे तो दिमाग में भाई कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, एंजॉय करो, अपना कुछ और पढ़ लो। पॉलिटी के ऊपर आप ज़्यादा टाइम दो। एमरजेंसी पास की जो डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है कि नेशनल एमरजेंसी में क्या होता है, कितने टाइम बाद अप्रूव करवानी होती है, कौन अप्रूव करता है, कौन सी मेजॉरिटी के साथ इम्प्रूव होती है, इन चीज़ों के ऊपर रट्टा, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में एनग्रेव करने के ऊपर हम फोकस ज़्यादा करें, इंस्टेड ऑफ के भाई आज मेरे को सारे म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया आते हैं, कोई इसका वर्ल्ड कप नहीं है ये याद करने का। बस आपने 2 बार कवर टू कवर उन बुकलेट्स को लाइक इस पीडीएफ को पढ़ देना है। बात होती है यहाँ पर ख़त्म। कुछ आना होगा तो मेरा आ जाएगा, नहीं आना होगा तो मैं समझ लूँगा भाई पेपर में आए थे 100 की बजाय 99 क्वेश्चंस। 99 क्वेश्चंस का पेपर था, उन 99 में से मैंने अपने 60 क्वेश्चन ठीक करे हैं, मेरी सिलेक्शन हुई है। बात होती है लाइक दैट्स ऑल, लाइक वी आर हेयर टू। प्रीलिम्स का पर्पस क्या है, ताकि हम मेंस वाली स्टेज पे क्वालिफाई कर सकें। मेरे 60 मार्क्स 60 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, मैं मेंस लिख रहा हूँ, तो हमारे पास अच्छा खासा स्कोप होता है पिक एंड चूज सा करने का। इन चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि लाइक रिटर्न इनका बहुत कम होता है। हम सारी चीज़ों के ऊपर टाइम भी लगाते रहते हैं, क्वेश्चन आ भी जाएगा, काफ़ी चांसेस है कि हम एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है इन चीज़ों की। So that is all as far as the component of ancient medieval history and Indian culture is concerned. I'll see you later with the modern history. अभी आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट होंगी राघव सर के साथ, देन शेड्यूल में लेटर ऑन मॉडर्न हिस्ट्री प्लान्ड है, तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आप लोगों को मैं ही करवाऊंगा, लेकिन एज पर दी शेड्यूल। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड बच्चे। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस एंटायर सेशन, एंटायर
course with me. So I'll see you next in the modern history classes. Thank you from my side. हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।